रिलायंस का पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा है। भारत की साख पर बट्टा लग रहा है। बीजेपी वाले वाड्रा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और कांग्रेस वाले गडकरी जी के खिलाफ केवल बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। I, Pranab Mukherjee, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भ्रष्टाचार के खतरे से कौन वाकिफ नहीं है। सिस्टम में भ्रष्टाचार घुन सरीखे लगा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर नजर डालें तो भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 94वें नंबर पर है। जाहिर है भारत को भ्रष्टाचार से दामन बचाने में अभी भी लंबा वक्त तय करना है। 2012 इसलिए भी याद रखा जाएगा कि पूरे देश ने पूरे साल भ्रष्टाचार पर सियासत को रंग बदलते देखा है। भ्रष्टाचार से जूझता रहा 2012। घोटालों की खूब खुली परतें, घपलों ने की नींद हराम। केजरीवाल ने किया खुलासा दर खुलासा। सब फंसे खूब फंसे। 2012 में भ्रष्टाचार, घपले और घोटालों से पूरा देश त्रस्त रहा। साल की शुरुआत से ही खुलासों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो साल खत्म होने तक बरकरार रहा। घपलों और घोटालों ने वक्त वक्त पर सरकार की राह में कई मुश्किलें पैदा की। आम जनता भी भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित दिखी। साल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोयला घोटाले के तौर पर सामने आया, जिसमें सरकार को करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि नियमों को ताक पर रखकर करीब 155 कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। कैग के इस खुलासे से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। विपक्ष ले देकर सरकार के पीछे पड़ गया। नतीजा, संसद का बजट सत्र और मानसून सत्र शोर शराबे से भरा रहा। लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना के साथ आंदोलन का आगाज करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बन गए। केजरीवाल ने नेताओं और कॉरपोरेट के भ्रष्टाचार खुलासे की ऐसी मुहिम शुरू की जिसमें कांग्रेस, बीजेपी समेत औद्योगिक घरानों के चेहरे पर काले पुत गई। केजरीवाल ने 5 अक्टूबर 2012 को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधकर सनसनी फैला दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाड्रा ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर 50 लाख की पूंजी को 3 साल में 300 करोड़ की दौलत बना लिया। इसमें मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी DLF ने उनकी मदद की। खुलासों की आंधी में तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद भी खुद को बचा नहीं पाए। उनके दामन पर ऐसे दाग लगे जिसे धो पाना नामुमकिन है। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार ने यह दावा किया कि खुर्शीद के जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने जाली दस्तखत का इस्तेमाल कर विकलांगों के नाम पर 71 लाख रुपए हासिल कर लिए। बाद में इस खुलासे पर खूब हो हल्ला मचा। केजरीवाल ने खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके ऊपर लगे आरोपों पर खुर्शीद तिलमिलाए भी और भड़के भी। कानून मंत्री की गरिमा को तिलांजलि देकर केजरीवाल को धमकी तक दे डाली। लिहाजा उनकी पार्टी ने भी उन्हें खूब लताड़ लगाई। 2012 में सरकार और कॉरपोरेट के गठजोड़ की परतें खुली तो केजरीवाल के खुलासे सीरीज में कई नाम सामने आए जो बेहद चौंकाने वाले थे। इनमें अंबानी से लेकर अडानी तक के नाम शामिल रहे। वहीं बीजेपी भी इस साल घोटालों की छींट से अपने दामन को नहीं बचा सकी। – 2012 रिलायंस के अंबानी भाइयों के लिए अपशकुन साबित हुआ। CAG ने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को 29,033 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। बाद में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और कॉरपोरेट गठजोड़ का खुलासा कर सरकार को पानी पानी कर दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार और रिलायंस की मिलीभगत से ही गैस के दाम बढ़ गए। नवंबर में फिर केजरीवाल बम फूटा। इस बार काले धन को लेकर केजरीवाल ने दावा किया कि भारतीयों के 25 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है।
इनमें अंबानी भाइयों के 100 करोड़ भी शामिल हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप पर भी आरोप लगाए। सरकार के खिलाफ खुलासों से तिलमिला रही बीजेपी भी केजरीवाल से बच नहीं सकी। अरविंद केजरीवाल ने सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर निशाना साधा। सितंबर महीने में केजरीवाल की सहयोगी अंजलि दमानिया ने महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले में गडकरी का नाम लेकर सनसनी फैला दी। बाद में गडकरी पर आरोप लगे कि उन्होंने किसानों की जमीन और उनका पानी छीनकर महाराष्ट्र को प्रदूषण की सौगात दी है। उनकी कंपनी पूर्ति ग्रुप पर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा। कुल मिलाकर 2012 घोटालों की बुलंदियों पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम। सदियां गुजर जाती हैं, फिर भी इतिहास नहीं बदलता। लेकिन कई बार चंद लम्हों ने इतिहास को करवट बदलने को मजबूर किया है। दुनिया के कई देशों ने क्रांति की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी, पर हमारे देश में क्रांति सत्य और अहिंसा के दम पर खूब फली फूली। गांधी के 63 साल बाद क्रांति हुई तो अन्ना इसके पैरोकार बने। अन्ना ने आंदोलन की मशाल जलाई, लेकिन 2012 में इस मशाल की लौ धीमी पड़ती गई। दिल्ली के जंतर मंतर से निकले इस आवाज ने एक बारगी सभी को चौंका दिया। भ्रष्टाचार से आजिज़ा चुकी जनता के लिए इस आवाज में गांधी सा हौसला दिखा, लोकनायक सा जज्बा दिखा। लिहाजा अन्ना की सिर्फ एक आवाज पर लाखों जुटे। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक भीड़ से पटा नजर आया। संपूर्ण क्रांति के लोकनायक ने तो सियासत के कई नायकों को पैदा किया था, लेकिन अन्ना की इस क्रांति में हर कोई नायक दिखा। लोग घर बार छोड़कर मैं अन्ना हूं के नारे बुलंद करते रहे। जब तक इस आंदोलन में सच्चाई दिखी, निश्चलता दिखी, लोगों ने इसे हथेली पर लिया। घर घर में अन्ना नाम का चिराग जला, पर महत्वाकांक्षा ने मध्य वर्ग के एक बड़े आंदोलन को वक्त से पहले ही ढेर कर दिया। संसद में लोकपाल लटका तो अन्ना हजारे और उनकी टीम ने फिर से अनशन का ऐलान किया। हर बार अनशन पर बैठने वाले अन्ना इस बार अनशन से दूर ही रहे। 25 जुलाई से जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय अनशन की अग्नि परीक्षा में शामिल हुए। बाद में अन्ना भी मंच पर दिखे। इसके बावजूद जंतर मंतर पर भीड़ नहीं जुटी। टीम अन्ना के मंच पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह से लेकर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर भी दिखे। टीम अन्ना ने 3 अगस्त को इस ऐलान के साथ अनशन खत्म कर दिया कि लोकपाल के लिए वो देश को राजनीतिक विकल्प देने को तैयार है। यही तारीख आंदोलन और टीम अन्ना दोनों के लिए काला हर्फ साबित हुई। इसके ठीक 3 दिनों बाद टीम अन्ना भंग कर दी गई। 3 अगस्त को अनशन टूटने के बाद ही इस आंदोलन का रंग बदल चुका था। जिन्होंने इस आंदोलन को खून पसीने से सींचा था, उन्होंने ही इस आंदोलन की कब्र खोद दी। 5 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ ये आंदोलन 2012 के मध्य आते आते बिखर गया। 19 सितंबर को आंदोलन चौराहे पर खड़ा था। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना 2 हिस्सों में टूट गया था। लोकपाल के मुखिया और अगुआ दोनों की राहें जुदा हो गई। एक चला आंदोलन की राह तो दूजा सियासतबाजी की राह में किस्मत आजमाने निकला। उसके बाद से अन्ना दृश्य पटल से गायब रहे और राजनीति के अनंत आसमान में अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ। अन्ना अब नए सिरे से आंदोलन का खाका खींच रहे हैं और केजरीवाल एक खाटी राजनीतिज्ञ की तरह आम आदमी पार्टी बनाकर कभी बिजली के खंभे पर चढ़ रहे हैं तो कभी खुलासों का पिटारा खोल रहे हैं। जंतर मंतर से इंकलाब की निकली आवाज चिंगारी की तरह फूटी तो जरूर, लेकिन आग बनने से पहले ही बुझ गई थी। लोग कारवाई का गुबार देख रहे हैं।
अन्ना और केजरीवाल से इतर योग गुरु बाबा रामदेव का आंदोलन भी खूब सुर्खियों में रहा। बाबा ने अपने आंदोलन का आगाज उसी रामलीला मैदान से किया, जहां 4 जून 2011 को पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करके उन्हें खदेड़ दिया था। पूरी तैयारी के साथ रामलीला मैदान पहुंचे बाबा रामदेव के हौसले पहले से भी ज्यादा बुलंद दिखे। पहले 3 दिनों तक सांकेतिक अनशन किया, फिर संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए। जमकर नाटकबाजी हुई। अंबेडकर स्टेडियम में कैद किए गए बाबा अपनी शर्तों पर रिहा हो गए। लेकिन इन आंदोलनों का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि सरकार ने इन मुद्दों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। सरकार ने अन्ना और रामदेव के आंदोलनों को व्यक्तिगत नफे नुकसान और राजनीति से जोड़कर देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम 24/7। 2012 सियासी जगत के लिए कई मायनों में अनूठा रहा। 7 राज्यों में हुए चुनाव ने देश की सियासत की तस्वीर बदल दी। इन राज्यों में चुनाव के दौरान कई मिथक टूटे तो नया ट्रेंड भी बना। वोटरों के मिजाज से लेकर राजनीतिक दलों की फिलॉसफी तक इन राज्यों में बदली नजर आई। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुए चुनाव के बाद नतीजों ने चौंका दिया। वहीं साल के आखिर में हुए गुजरात और हिमाचल चुनाव में सियासी दलों के साथ साथ राजनीतिक पंडितों के गणित को भी बिगाड़ कर रख दिया। कहीं बजा जीत का डंका तो कहीं छाई घोर मायूसी। किसी के सिर सत्ता का ताज, किसी को 5 सालों का इंतजार। तमाम सियासी गुणाभाग और समीकरणों को दरकिनार करके देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। सूबे की सत्ता की कमान युवराज अखिलेश यादव के हाथों में आ गई, जबकि सत्तारूढ़ बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा फंसी है कांग्रेस की जेल, क्योंकि नतीजों ने राहुल गांधी के धुआंधार प्रचार की भी मिट्टी पलीत कर दी। उत्तराखंड में भी चुनावी नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को चौंका कर रख दिया। प्रदेश में खंडूरी है जरूरी का नारा भी बीजेपी को नहीं बचा सका। खंडूरी खुद तो चुनाव हारे ही पार्टी को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखवा दिया। कांग्रेस को नाम मात्र की राहत मिली, लेकिन ये राहत भी बड़े काम की साबित हुई और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। सूबे की कमान विजय बहुगुणा को मिली। पंजाब में अकाली दल बीजेपी गठबंधन सरकार बचाने में कामयाब रहा। विकास का मुद्दा और इच्छा शक्ति ने 46 सालों बाद इतिहास रच दिया। अकाली दल बीजेपी गठबंधन को जनता ने विकास के नाम पर दोबारा वोट किया और गठबंधन को दोबारा सत्ता हासिल हुई। प्रकाश सिंह बादल की दोबारा ताजपोशी हुई। गोवा में बीजेपी की दमदार वापसी से कांग्रेस को करारा झटका लगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ भी गूंजा, लेकिन विकास न होने का मुद्दा कांग्रेस को ले डूबा। प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत में 5% तक इजाफा हुआ। प्रदेश की कुल 40 सीटों में से बीजेपी को 21 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। सत्ता की कमान मनोहर पर्रिकर को मिली। मणिपुर चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत मिली। प्रदेश में पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। सूबे में 60 सीटों में से कांग्रेस ने 42 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि टीएमसी ने राज्य में पहली बार घुसपैठ करते हुए 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया। कांग्रेस के ओकराम इवोबी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। इस साल लोगों की सांसें गुजरात चुनाव को लेकर के भी अटकी रही। साल के आखिर में नए नतीजों ने राजनीतिक पंडितों के तमाम कयासों को धत्ता बता दिया। गुजरात के राजनीतिक आकाश में नरेंद्र मोदी का तीसरी बार उदय हुआ। बीजेपी को 115 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी को महज 63 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। प्रेम प्रकाश धूमल की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार औंधे मुंह चारों खाने चित हो गई।
भ्रष्टाचार और आंतरिक कलह से घिरी बीजेपी का साथ छोड़कर जनता ने हाथ का साथ दिया। बीजेपी को 26 तो कांग्रेस को 36 सीटें हासिल हुई। वीरभद्र सिंह एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम 24/7। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक नजर यूपी की बदली सूरत की, साथ ही साथ उन चेहरों की जो साल 2012 में सुर्खियां बने। रिलायंस का पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा है। भारत की साख पर बट्टा लग रहा है। बीजेपी वाले वाड्रा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और कांग्रेस वाले गडकरी जी के खिलाफ केवल बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। I, Pranab Mukherjee,